नमस्ते। मैं प्राध्यापक शिरीष कुलकर्णी बड़ौदा की महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी में प्राध्यापक रहा और बाद में सरदार पटेल यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर रहा। आज फिर से एक बार समाचार जरा हटके। पहला समाचार लेते हैं। यह विषय है शिक्षा के बारे में। कई बार हमने शिक्षा के बारे में बात की है। हमने अमेरिका के बारे में भी बात की है और भारत के बारे में भी बात की है। अब कोई विदेश के विद्यार्थी भारत में आए और भारत के विद्यार्थी विदेश में जाए, यह बात तो कई बार आई है। स्टूडेंट्स का जाना और स्टूडेंट्स का आना ये अलग विषय है, लेकिन क्या शैक्षिक संस्था विदेशों से भारत में आकर अपनी यूनिवर्सिटी चलाएगी, विद्यापीठ चलाएगी? हाँ, ऐसा ही एक किस्सा अब 2 दिन पूर्व हुआ है, यानी करीब 14 जून 2025 को अंतर्राष्ट्रीय विद्यापीठ का एक संकुल नई मुंबई में शुरू हो गया है, जिसमें यूके की 2 यूनिवर्सिटी, इटली की एक, ऑस्ट्रेलिया की एक और यूएसए की एक, जिसने अपने चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस जी ने इसका उद्घाटन भी किया है और ये शुरू भी हो गया है। यानी अभी विदेशों की यूनिवर्सिटी में जाकर पढ़ाई करने के बजाय विदेशी यूनिवर्सिटियों की यहाँ पर एस्टेब्लिशमेंट अगर आ गई है तो यहाँ पर भी विदेशों का आनंद ले सकते हैं। इसलिए एक प्रकार से हमारे विद्यार्थियों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। आगे बढ़ते विषय में फाइनेंस के बारे में बात करने जा रहा हूँ। लेकिन फाइनेंस में भी क्या, कई सारे विषय आते हैं फाइनेंस में। मैं जो बात करने जा रहा हूँ वो पेमेंट्स के बारे में। पैसे चुकाने के लिए नोट देना ये एक अलग विषय है। कोई खर्च करना है उसके लिए भी हमें अपने जेब में से, पॉकेट में से कुछ पैसे निकाल कर देना, यह एक बात है। लेकिन आजकल बिना नोट, बिना पॉकेट को छुए पैसे दिए जा सकते हैं और बड़ी मात्रा में यह पैसे दिए जा सकते हैं। यह आजकल हमने देखा है। इसमें एक सबसे जो बड़ा है, 1 साल की मैं बात कर रहा हूँ कि भाई यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूपीआई। अब वो तो यूपीआई हमारा भारत का तो विदेशों में भी फेमस हो गया है। विदेश के लोग भी भारतीय यूपीआई का उपयोग करते हैं। यह यूपीआई 10 लाख यूजर्स साल में, लेकिन उसमें जो कितने रुपए के वो व्यवहार हुए, 10 लाख यूजर्स है, उसके ट्रांजैक्शंस है, लेकिन उसमें रुपया कितना हुआ तो 130 लाख करोड़ यानी 130 ट्रिलियन रुपीस का यह व्यवहार हुआ है। तो क्या ये एक ही है क्या कि सिर्फ यूपीआई से ही पेमेंट होगा? क्या नहीं, ऐसा नहीं है। लोग और एक दूसरा साधन है आरटीजीएस। देखिए, यूपीआई में आज भी हमें खर्च करना नहीं पड़ता है। जैसे हमें जेब में पर्स रखना और पर्स में से पैसे निकाल कर देना, यह दिक्कत यूपीआई ने तो निकाल दी। लेकिन क्या हम इसके लिए यूपीआई पर कुछ खर्च करते हैं क्या कि भाई चलो मैंने 10,000 रुपये दिए तो इस 10,000 पर मुझे 2%, 3% ऐसा मुझे कुछ देना है क्या? नहीं, कुछ भी नहीं। यानी फ्री ट्रांजैक्शन बाय यूपीआई, हमें 1 रुपया भी नहीं देना है। तो दूसरा कौन सा है? आरटीजीएस, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, ऐसा आरटीजीएस कहते हैं। ये भी मुफ्त में है, इसमें भी कोई पैसा हमें देना नहीं पड़ता है। इसके यूजर्स कम है क्योंकि वो बैंक में जाकर करना पड़ता है।
ऐसा घर पे बैठे बैठे से यूपीआई का मोबाइल हाथ में लिया और यूपीआई में हमने पेमेंट कर दिया, ऐसा आरटीजीएस का नहीं है। आरटीजीएस का हमें बैंक में जाना पड़ेगा, वो तो ठीक है। 1500 लाख इसके यूजर्स हैं, यानी साल की बात कर रहा हूँ, लेकिन इसमें कितने रुपए का पेमेंट होता है, कितना पैसा दिया जाता है, यह अगर हम देखें तो 1007 लाख करोड़ रुपए, यानी 1007 रुपीज ट्रिलियन। तो इतना सारा पैसा आरटीजीएस के बारे में होता है। ये 2 महीने के। तीसरा भी है जो सब लोग जानते हैं, आरटीजीएस सब लोग जानते हैं, यूपीआई सब जानते हैं। तीसरा जो है नेफ्ट, उसे भी लोग जानते हैं, लेकिन उससे होने वाले व्यवहार कितने रुपए के होते हैं? उस साल का 222 लाख करोड़, यानी 222 ट्रिलियन रुपीस का व्यवहार इसमें हुआ है। लेकिन सोचिए कि जो आजकल ये सारे नए नए तरीके आए हैं पैसे चुकाने के, पुराने समय में ये तो नहीं थे, तो पैसे कैसे चुकाए जाते थे? जो पहले तो मैंने कहा कि भाई हम कैश देते हैं, लेकिन इसकी जगह पे चेक वाला भी माध्यम पहले था। हमारे पास चेकबुक आती थी। पहले तो चेकबुक का पे भी कुछ बैंक हमसे पैसे नहीं लेते थे कि भाई इसका कॉस्ट इतना है, लेकिन आजकल तो चेकबुक अगर लिया तो चेकबुक का पैसा वो तुरंत अपने खाते में डेबिट कर देंगे। लेकिन आजकल चेक जो है, उस चेक के द्वारा सिर्फ 35 लाख करोड़ रुपए का ही ट्रांजैक्शन होता है, इससे ज़्यादा नहीं। यानी अब वो साइड में हो गया, आरटीजीएस बढ़ गया, यूपीआई बढ़ गया। वैसे तो कार्ड पेमेंट भी होता है, हमारे पास डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड होता है, लेकिन उसका भी इतना पेमेंट का जो ट्रांजैक्शन है वो इतना नहीं है। 13 लाख करोड़ का ही ट्रांजैक्शन है। ये सब मैं आंकड़े कहाँ से बोल रहा हूँ? तो ये फिन शॉर्ट्स ऐसा एक संदर्भ है, यह फिन शॉर्ट्स से मैंने ये आंकड़े लिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आजकल ऑनलाइन बहुत कुछ मिलता है। ये तो कई बार हमने खाने की चीज़ों के बारे में बात की है, लेकिन कपड़े भी ऑनलाइन मिलते हैं। अब ये कपड़े ऑनलाइन लेते हैं। मैं एक बार अमेरिका में गया था, तो एक प्रौढ़ व्यक्ति मेरे साथ चल रहे थे। उन गृहस्थ के साथ बात करते करते जब कपड़े पड़े थे मॉल में, तो उन्होंने कहा मुझे कि भाई हमारे बच्चे एक बार एक ड्रेस को अगर पहना तो उसके बाद में दूसरी बार उस ड्रेस को नहीं पहनते हैं। यानी सोचिए कि ऑनलाइन जब कपड़े मंगाते हैं तो ऐसे कपड़ों को उठाकर पहने या बिना पहने कबाड़ में ठूस देते हैं। लेकिन इसकी जो संख्या है ना, वो बहुत ज़्यादा है। इसमें भारत भी है, लेकिन सबसे ज़्यादा ब्रिटेन का है। लेकिन जब हम कपड़ों की बात करते हैं तो उसमें महिला भी आती है और पुरुष भी आते हैं। हम सिर्फ भारत पर ही रहेंगे। भारत में पुरुष ऐसे 25% ऐसे हैं कि जो कपड़े खरीदे, ऑनलाइन खरीदे, जैसे भी खरीदे, खरीदने के बाद वो अपने कपाट में ठूस देते हैं। उसका उपयोग शायद हो या न भी हो, ऐसा लगता है। तो फिर महिलाओं का क्या? उसमें उनका 17% है। 17% महिला ऐसी है कि वो कपड़े लेने के बाद उसे कपाट में ठूस देती है। तो इस प्रकार से हम जो खर्च कर रहे हैं वो खर्च कहाँ जा रहा है? जैसे मैंने अमेरिका के गृहस्थ के बारे में बात की थी कि भाई एक बार ड्रेस पहना, एक बार कपड़े पहने तो दोबारा उस कपड़ों को वो नहीं पहनते हैं। तो इस प्रकार से अगर खर्च होगा तो क्या होगा? अभी कुछ समय पहले मैंने कहा था कि भाई हम शिक्षा के क्षेत्र में बात कर रहे थे, तो उस वक्त मैंने उस बात को जोड़ा नहीं, लेकिन अब जोड़ता हूँ। भारत के अमेरिका में पढ़ने वाले विद्यार्थी, भारतीय विद्यार्थी अमेरिका में पढ़ने वालों की संख्या 3.32 लाख है आज के समय में।
यानी सबसे हाईएस्ट, इतने ज़्यादा विद्यार्थियों की संख्या विश्व के किसी देश की नहीं है। यानी भारतीय विद्यार्थी अमेरिका की शिक्षा को ज़्यादा प्रीफर करते हैं किसी और देश से, यह इन फिगर्स से ध्यान में आता है। भारत के बाद दूसरा नंबर आता है चीन का। चीन के करीब 2.77 लाख इतने चीन के विद्यार्थी अमेरिका में पढ़ने के लिए जाते हैं। इसके बाद में तीसरा नंबर आता है दक्षिण कोरिया का, वो सिर्फ 43,000 स्टूडेंट्स ही वहाँ जाते हैं। ऐसी स्थिति है। चलिए एक आखिरी समाचार लेते हैं और वो लेते हैं आरबीआई के बारे में। आपको मालूम होगा आरबीआई नोट छापती है और जिस नोट को हम अपने पर्स में रखते हैं वह नोट की छपाई आरबीआई किसके आधार पर करती है, उसका सपोर्टिंग क्या, क्योंकि नोट के ऊपर लिखा जाता है कि आई प्रॉमिस टू पे यू, यानी उसका मुआवजा इस नोट का आरबीआई क्या देगी, तो वह जो है वो फॉरेन करेंसी है, फॉरेन एक्सचेंज है। तो वो फॉरेन एक्सचेंज के आधार पर कितने रुपए छापना यह आरबीआई तय करती है। वैसे हमारा फॉरेन एक्सचेंज अच्छा है, कभी 700 तक जाता है बिलियन डॉलर, सिर्फ 700 कहने से नहीं चलेगा, कभी वो घटता भी है, कभी बीच में 695 बिलियन डॉलर भी हुआ था, उससे भी नीचे एक बार गया था, लेकिन सबसे ज़्यादा सितंबर 2024 में 700 के ऊपर गया था। उसके सामने नोट छापे जाते थे। लेकिन ये नोट छापने का भी खर्चा आरबीआई को पड़ता है, प्रिंटिंग ऑफ द करेंसी। जैसे हमारे यहाँ से नज़दीक का जो करेंसी छापने की जगह है वो नासिक है, तो वहाँ पर ये करेंसी नोट छापे जाते हैं। तो इस नोट की छपाई का खर्चा अभी इस साल करीब 25% बढ़ा है। खर्च छापने का ज़्यादा हुआ है, लेकिन इसके साथ साथ फेक नोट्स भी आजकल आते हैं, प्रिंट हुए लेकिन नकली नोट, नकली करेंसी नोट्स भी मिलते हैं, जिसमें अगर हम देखें तो 200 रुपये का जो नोट है वो करीब 14% फेक है। यानी देखना चाहिए जब हमारे पास 200 की नोट आती है तो वह कोई 14% में से तो नहीं आ रही है। लेकिन ये 200 नोट को छोड़िए, सबसे ज़्यादा डेंजरस जो है वो 500 रुपये की नोट। 500 रुपये की नोट जो फेक है वो 37% है, यानी काफ़ी है। यानी हमें सोचना पड़ेगा कि 500 रुपये की नोट हम ले तो उसे ठीक से ढंग से चेक करें कि भाई असली है या नकली है। वैसे देखा जाए तो 2000 का नोट तो आजकल आरबीआई छापती नहीं है, न तो हम एटीएम में जाते तो हमें कहीं आरबीआई का ये 2000 नोट का मिलता भी नहीं है। बस इन्हीं शब्दों से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू।